नमस्कार। मैं आज आपके साथ इस वीडियो मैसेज में कुछ अपने अनुभव साझा करूंगा और ये मोटर ओडी इंश्योरेंस क्लेम के विषय में है। और ये अभी हाल फिलहाल में मेरे एक मित्र अप्रूव्ड सर्वेयर साहब मेरे घर पर आए थे। और उनका चूंकि जो मैं खुद भी एक अप्रूव्ड सर्वेयर हूँ और वो भी अप्रूव्ड सर्वेयर है, तो उनका लाइसेंस रिन्यूअल होना था और वो ऑनलाइन तरीके से होता है, तो वो इसलिए मेरे पास आए थे। मेरी थोड़ी सी एक्सपर्टीज ज़्यादा है, तो उनसे कही है, तो इसलिए वो मेरे पास मदद के लिए आए थे। बातों बातों में फिर वो मुझसे एक अपने पड़ोसी के क्लेम के विषय में सलाह ले रहे थे। उनका बताना था कि साहब उनके एक पड़ोसी हैं और उन्होंने नई स्कॉर्पियो एन गाड़ी ली थी अभी कुछ समय पहले। और इस गाड़ी का एक बहुत मेजर एक्सीडेंट हो गया। किसी को चोट, ऐसी गंभीर चोट तो नहीं आई, कोई जान नहीं गई, लेकिन गाड़ी में बहुत भयंकर लॉस है। और जो मेरे दोस्त सर्वेयर साहब हैं, उनका कहना था कि वो टोटल लॉस क्लेम है, गाड़ी में रिपेयर के लिए कुछ है नहीं, उसकी कीमत से ज़्यादा या उसकी कीमत के आसपास का उसमें रिपेयर खर्च है। और इस गाड़ी में रिटर्न टू इनवॉइस एड ऑन कवरेज थी। तो इनका मुझसे पूछना था, साहब क्या जो आरटीआई में जो टोटल लॉस क्लेम सेटल होगा, उसमें जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस के पैसे मिलेंगे या नहीं। तो मैंने उनसे कहा, साहब कि जो आरटीआई रिटर्न टू इनवॉइस एड ऑन कवरेज है, ये सब अलग अलग कंपनी की अपनी अलग अलग कवरेज भाषा है। तो हमें उसे पढ़ के उसको उसके बारे में बता सकते हैं कि एग्जैक्टली क्या कवरेज है। तो उन्होंने मुझे पॉलिसी भेजी। और खैर वो एक निजी क्षेत्र की जनरल इंश्योरेंस कंपनी से उनका ये पैकेज पॉलिसी थी, जिसमें 1 साल ओडी और 3 साल लाइबिलिटी इंश्योरेंस के कवरेज थी। और ये पहला ही साल था, बल्कि थोड़ा ही समय हुआ था और इस गाड़ी का मेजर एक्सीडेंट हुआ। फिर मैंने आईआरडीए की वेबसाइट से या बीमा कंपनी की वेबसाइट से भी मैंने जो ये बंडल पॉलिसी कहलाती है, बंडल पॉलिसी थी, कुछ इसका नाम भी था, मुझे ठीक से याद नाम याद नहीं आ रहा, इसका कुछ एक स्पेसिफिक नाम भी था। और मैंने उसको पढ़ा, उसमें आरटीआई कवरेज को पढ़ा। तो उस कवरेज में गाड़ी की इनवॉइस ऑन रोड प्राइस को लिखा हुआ था, जिसमें जो इनवॉइस वैल्यू या के जो भी उसकी वैल्यू प्लस उसके जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस, रजिस्ट्रेशन टैक्सेस, इवन इंश्योरेंस के पैसे भी, इवन कोई एसेसरीज आपने फिटमेंट लिया और वो बिल में इंक्लूड है तो उसके लिए भी। तो इस तरीके से ये आरटीआई में कवरेज थी। एक तरीके से हम कह सकते हैं ये जो जिस कंपनी का इनका क्लेम था, तो उसकी आरटीआई एड ऑन कवरेज में गाड़ी की ऑन रोड प्राइस की लगभग लगभग कवरेज थी। तो ये जानकारी मैंने उनको दी, इवन पीडीएफ फॉर्मेट में और स्क्रीनशॉट पे उनको शेयर की। फिर मैंने जो खास बात जिसके लिए मैं ये वीडियो मैसेज बना रहा हूँ, तो मैंने कहा अगर ये टोटल लॉस गाड़ी है और ये गाड़ी लगभग 20 लाख अराउंड की आती है, तो एक बड़ा क्लेम है। और जो बीमा कंपनी है वो इस क्लेम केस में एज यूजुअल जैसे प्रैक्टिस है, इसे इन्वेस्टिगेशन में डालेगी या एक इन्वेस्टिगेटर लगाएगी। वो एक सो कॉल्ड इन्वेस्टिगेटर आएगा और इन्वेस्टिगेशन करेगा और आपको होशियारी से सही तरीके से जवाब देना है, मतलब जो भी आपके पड़ोसी हैं उनको। और किसी भी चक्करबाजी में ना आए, अगर कोई कुछ गलत लिखवाएं तो गलत जवाब ना लिखें, ध्यान से और सही जवाब लिखें। और रिटन कम्युनिकेशन करें, इंटीमेशन के बाद पूछें साहब सर्वेयर कौन है, क्या असेसमेंट है, क्या अप्रूवल है, या क्यों डिले हो रही है, क्यों रुका हुआ है। और अगर कोई सो कॉल्ड इन्वेस्टिगेटर इंश्योरेंस कंपनी अपॉइंट करती है तो उसकी जानकारी पहले बीमा कंपनी आपको दे इन राइटिंग मेल पर, तब इन्वेस्टिगेशन कराना या उनको सहयोग करना जो भी है। तो ये मैंने बेसिक उनको इंफॉर्मेशन दी। क्योंकि होता क्या है आज के समय में, जो मेजर लॉस क्लेम है उनमें ये जो निजी क्षेत्र की जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, ये एक इन्वेस्टिगेशन, क्लेम इन्वेस्टिगेशन कराती हैं। और इसके लिए इन्होंने कुछ इन्वेस्टिगेशन फॉर्म्स
को हायर किया हुआ है या रखा हुआ है अपने पैनल पे, उन्हें इन्वेस्टिगेटर कह सकते हैं या इन्वेस्टिगेटर फर्म कह सकते हैं, सो कॉल्ड। हालांकि अगर हम बीमा कानून में देखें तो बीमा कानून में कोई इन्वेस्टिगेटर इंश्योरेंस क्लेम के लिए या इनके इन्वेस्टिगेशन के लिए कोई इन्वेस्टिगेटर नामक एंटिटी नहीं रखी गई है। अलबत्ता क्लेम असेसमेंट और रिकमेंडेशन के लिए अप्रूव्ड सर्वेयर, इंश्योरेंस अप्रूव्ड सर्वेयर एंटिटी को रखा गया है, और जिसके लिए सर्वेयर रेगुलेशन आई, जो बीमा नियामक है IRDAI, उसने सर्वेयर रेगुलेशन इस समय वर्तमान में 2015-20 बनाया हुआ है। तो उसमें उनके लिए ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज, कोड ऑफ कंडक्ट, क्वालिफिकेशन, उनका बनना कैसे कैसे, उनकी ट्रेनिंग, ये सारा ब्यौरा दिया हुआ है। तो अप्रूव्ड सर्वेयर एक लीगल एंटिटी है, और उनकी जो सर्वे रिपोर्ट है वो भी एक लीगल रिपोर्ट होती है। लेकिन खैर बीमा कंपनी के जो इन्वेस्टिगेटर हैं ये उनके निजी हैं। बीमा कंपनी क्लेम सेटलमेंट के लिए किसे अपॉइंट कर रही है या किस तरीके से कर रही है, ये उनका निजी मामला है। कानूनी रूप से एक अप्रूव्ड सर्वेयर की रिकमेंडेशन ज़रूरी है। तो आजकल के समय में ये जो बीमा कंपनी है, ये इसी तरीके की इन्वेस्टिगेशन फर्म या इन्वेस्टिगेटर फर्म बोल दीजिए, या कुछ केसेस में फोरेंसिक एक्सपर्ट नामक जो फर्म है उनको अपॉइंट करते हैं। और ये इन्वेस्टिगेटर फर्म ने भी मोस्टली अपने इन पे काम काफ़ी ज़्यादा होता है। कुछ लड़कों को अपने यहाँ नौकरी पे रखा हुआ होता है और ये इनके लिए काम करते हैं। अगर क्वालिफिकेशन या कोड ऑफ कंडक्ट या ड्यूटीज़ एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करें अकॉर्डिंग टू इंश्योरेंस एक्ट, तो कुछ भी तय नहीं होती। और चूंकि बीमा कंपनी इन्हें काम दे रही होती है, इनको पैसा बीमा कंपनी से मिल रहा होता है, और इनके लिए कोई ड्यूटीज़ एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ और कोड ऑफ कंडक्ट तय नहीं होता, तो बहुत से केसेस में ये बड़े मनमाने तरीके से और लेसर क्वालिफाइड लोग इस तरीके का काम करते हैं। हाँ, लेकिन मैं सबके लिए नहीं कह रहा, कुछ लोग अच्छा काम भी करते होंगे या कर रहे होंगे। और अगर बीमा कंपनी इन्वेस्टिगेशन करा रही है तो उसके इंश्योर्ड को इन्फॉर्मेशन दे और सही तरीके से हो। हाँ, ये इस तरीके के इन्वेस्टिगेटर अक्सर कुछ इंश्योर्ड के बहुत जो उन क्लेम से रेलिवेंट पेपर्स नहीं है उनकी भी डिमांड करते हैं, जैसे इंश्योर्ड की पे स्लिप, उसकी मोबाइल कॉल डिटेल्स, उसके पड़ोसी या उसके दोस्त या उसके घर वालों की डिटेल, उसकी अन्य गाड़ियों की डिटेल्स, उसके और उसे उसकी निजी जो इन्फॉर्मेशन है, तो उनकी भी मांग करने लगते हैं, जो गलत है। वही बात है, चूंकि कोड ऑफ कंडक्ट और ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज तय नहीं है, तो इसलिए कई बार इसका ये फ़ायदा उठाते हैं और मनमर्जी से काम करने लगते हैं। जो अप्रूव्ड सर्वेयर होता है उसके लिए उसको भी बीमा कंपनी फीस देती है मोस्टली केसेस में, और लेकिन उसके लिए फिर भी सर्वेयर रेगुलेशन 2015-20 है, जिसमें कोड ऑफ कंडक्ट और ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज है। अगर वो गलत तरीके से काम करेगा तो उसकी शिकायत बीमा नियामक को की जा सकती है। तो ये है। और जो इसमें जो निराशाजनक जो बात है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बीमा कंपनी लगाए उनकी रिपोर्ट के बेसिस पे स्वयं डिसीजन ले ले, लेकिन जो एक अप्रूव्ड सर्वेयर जिसे विशेषज्ञ माना जाता है, वो बीमा कंपनी के इन सो कॉल्ड जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं उनकी जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है उस उसके आधार पर क्लेम एडमिसिबिलिटी पे रिकमेंडेशन लेने लगता है या ले रहा है आजकल। जबकि वो कोई विशेषज्ञ इन्वेस्टिगेटर इस चीज़ के विशेषज्ञ नहीं है, ना तो देश के कानून के नज़रिए से और ना बीमा कानून के नज़रिए से। उनकी जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है उसकी कोई प्रमाणिकता नहीं है अकॉर्डिंग टू इंश्योरेंस एक्ट, अकॉर्डिंग टू जो देश का लॉ है। लेकिन और जो अप्रूव्ड सर्वेयर है वो उस इन्वेस्टिगेटर, सो कॉल्ड इन्वेस्टिगेटर की रिपोर्ट के आधार पर क्लेम एडमिसिबिलिटी पर डिसीजन लेने लगता है। कई बार अपनी रिपोर्ट में भी लिखता है जो गलत है, जबकि एक अप्रूव्ड सर्वेयर को अपनी
सर्वे रिपोर्ट अपने सर्वे इंस्पेक्शन के बेसिस पे बनानी चाहिए। हाँ, जो बीमा कंपनी ने इन्वेस्टिगेशन कराया, बीमा कंपनी अपनी जवाबदेही और जिम्मेदारी पर उस अपने जो भी सो कॉल्ड इन्वेस्टिगेटर है उसकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के आधार पर डिसीजन ले ले। बीमा कंपनी पर अप्रूव्ड सर्वेयर की रिपोर्ट बाइंडिंग नहीं होती है। हाँ, अप्रूव्ड सर्वेयर अगर कोई क्लेम है और उसमें किसी स्पेसिफिक किसी टेक्निकल पॉइंट पे उसको ओपिनियन की ज़रूरत है तो वो एक्सपर्ट ओपिनियन ले सकता है, उसको अपनी सर्वे रिपोर्ट में मेंशन कर सकता है। लेकिन ये इन्वेस्टिगेटर तो कहीं से विशेषज्ञ नहीं हो गए हैं इस चीज़ के लिए। इनको कोई बीमा कानून में इस चीज़ के लिए विशेषज्ञ नहीं रखा गया। इसके लिए अप्रूव सर्वेयरी विशेषज्ञ व्यक्ति होता है। इसी प्रकार से कई बार टर्म आती है फोरेंसिक एक्सपर्ट। फोरेंसिक साइंस यानी कि अपराध विज्ञान, ये एक इंडिया में एविडेंस एक्ट है। उसमें साहब कोर्ट में जो केसेस जाते हैं उनमें कुछ केसेस में कुछ सपोर्ट एविडेंस के लिए ये एविडेंस एक्ट है कि कुछ तरीके की चीज़ों को सपोर्टिव एविडेंस माना जाता है। तो उसके लिए इन सपोर्टिव एविडेंस के लिए फोरेंसिक साइंस एक सब्जेक्ट है और इनके एक्सपर्ट को फोरेंसिक एक्सपर्ट बोलते हैं। और कोर्ट केसेज में ये सपोर्टिव एविडेंस होते हैं। लेकिन इन फोरेंसिक एक्सपर्ट की इन फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो भी है, जो सपोर्टिव एविडेंस है, ये वो कोई कंक्लूसिव नहीं होती, कोई फाइनल नहीं होती, कोई डिसाइसिव नहीं होती। इस कोर्ट में केस है, जैसा आप उसे देखेंगे, अगर उनको कुछ समझ आएगा, समझ वो सपोर्टिव लगेगी तो उसको वो अपने निर्णय में शामिल कर सकते हैं या उसके अनुसार कर सकते हैं। लेकिन कोई बंदिश नहीं है कि वो उसके बेसिस पे ही वो डिसाइसिव है। तो ये अपराध विज्ञान, फोरेंसिक साइंस अपराध विज्ञान है। और जो इसके एक्सपर्ट हैं तो वो हैंड राइटिंग से रिलेटेड हो सकता था, सिग्नेचर चेक करने के लिए, या आजकल के समय में देखिए जब कोई क्राइम होता है, क्रिमिनल केस होता है, तो उसमें बहुत जल्दी पुलिस महकमा जो है ये फोरेंसिक एक्सपर्ट टीम को बुलाता है और वो उसको जो भी उनको सबूत लेने होते हैं, इन्वेस्टिगेशन करनी होती है, वो तुरंत के तुरंत करती है और फिर फर्दर उनकी जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आती है उसको कोर्ट में रखती है सपोर्टिव एविडेंस के तौर पे, फिर कोर्ट जो भी डिसीजन ले। लेकिन जो इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस में वैसे तो कोई अपराध अपराध का मामला नहीं होता, ये बीमा क्लेम का मामला होता है। लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा चलन में है फोरेंसिक एक्सपर्ट का इस्तेमाल होना। चलिए बीमा कंपनी कर रही है तो करा लीजिए, लेकिन उसके लिए क्या है कि एक्सीडेंट तो होगा बहुत पहले, और ये जो फोरेंसिक एक्सपर्ट की जो अपॉइंटमेंट है वो बहुत दिन बाद, महीने या महीनों के बाद होता है। और वो अधिकांश केसों में बड़ी फेवरेबल रिपोर्ट इंश्योरेंस कंपनी के बनाते हैं और लॉजिक से बड़े मतलब दूर तरीके से भी बना देते हैं। मैंने ऐसा मतलब बहुत सो कॉल्ड फोरेंसिक एक्सपर्ट के रिपोर्ट देखी है। वैसे सपोज करो एक गाड़ी में आग लग गई, आग लगी, उसमें बीमा कंपनी ने एक अप्रूव्ड सर्वेयर साहब को अपॉइंट कर दिया। फिर वो खुले आसमान में खड़ी रही। फिर उसमें एक डेढ़ महीने बाद या एक महीने बाद या डेढ़ महीने बाद, मैंने तो 3 महीने बाद भी देखा है, अनुभव किया है। तो 3 महीने बाद या एक महीने बाद या 20 दिन बाद जो भी है, वो जो खुले आसमान में खड़ी थी जिस पे बारिश भी थी और उस गाड़ी को आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड भी आई थी, लोगों ने पानी भी डाला था, रेत भी डाला था। तो उस गाड़ी की जो एक महीने हम मान लेते हैं बाद जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट साहब आए, वो उनका एक असिस्टेंट आया जो उसकी राख को भर के ले गया, थैली में भर के दो तीन चार, और उसके बाद उन्होंने एक रिपोर्ट कंक्लूजन कंक्लूसिव डिसाइसिव रिपोर्ट दी कि साहब इस गाड़ी में आग बाहर से लगी है। जो मतलब बहुत ही अजीब था। अगर किसी ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट या व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग जो ऑटोमोबाइल इंजीनियर हैं उनकी कंपनी के, वो भी ये नहीं बता सकते कि सोर्स ऑफ जो ओरिजिन ऑफ फायर वो इस गाड़ी में क्या रहा होगा। लेकिन जो इन्वेस्टिगेटर साहब हैं, जो वो 5-6 पुड़िया राख के लेके गए, उसी के बेसिस पे बता देते हैं, वो भी जो 3 महीने बाद या एक महीने बाद की, कि साहब जो ओरिजिन ऑफ फायर है वो बाहर से
और वो संभावना भी कभी कभी संभावना देते हैं और कभी कभी कहते हैं नहीं बाहर से ही लगी है, बिल्कुल डिसाइसिव हो जाते हैं, कंक्लूसिव हो जाते हैं। तो ऐसा मैंने देखा है। या एक सीन आता है, एक अक्सर एक टर्म का यूज होता है, वो इंश्योर्ड को मालूम भी नहीं होता। वैसे वो पुलिस करती है सीन रिकंस्ट्रक्शन, रिक्रिएट के ही या सीन। तो इनके यहाँ एक शब्द आता है एक्सीडेंट रिकंस्ट्रक्शन रिपोर्ट। उसको एक्सीडेंट AR आर, कुछ भी जो भी शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं उसको। तो उसमें ये जब कभी इंश्योर्ड को पता ही नहीं होगा, जब किसी अगली फोरम में कोर्ट में या कहीं आगे जाएगा या बहुत कम्युनिकेशन होगा, तब बीमा कंपनी कहेगी साहब हमने एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट लगाया था, उसने एक्सीडेंट रिकंस्ट्रक्ट रिपोर्ट दी है और उसके अनुसार ये एक्सीडेंट मैच नहीं कर रहा है, और ये उस रिपोर्ट के अनुसार ये एक्सीडेंट फर्जी लग रहा है, फ्रॉड लग रहा है, इस तरीके का कुछ भी लिखते हैं। और ये जो एक्सीडेंट रिकंस्ट्रक्शन रिपोर्ट है, जो इस रिपोर्ट को बनाते हैं वो ना तो कभी इंश्योर्ड से मिले होते हैं, ना जो उस एक्सीडेंट में इन्वॉल्व ड्राइवर होता है ना उससे मिले होते हैं, ना उसके साथ उन्होंने जो प्लेस ऑफ एक्सीडेंट पे वहां जाकर उस दुर्घटना को जाना समझा होता है। और वो फोटोग्राफ देख के ही उनकी टेबल पे जहाँ भी उनका ऑफिस है, और वो एक्सीडेंट रिकंस्ट्रक्ट रिपोर्ट बना देते हैं, जैसे शायद उनका डायरेक्ट भगवान से संबंध है, और भगवान उनको जो है सीधा वो क्लिप भेज देते हैं कि ऐसे एक्सीडेंट हुआ, और वो बहुत ही डिसाइसिव और कंक्लूसिव रिपोर्ट देते हैं कि साहब ये इसे ऐसे नहीं हो सकता। संभावना भी नहीं लिखते, कई बार तो सीधा लिखते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है, और ये आदमी ने खुद किया है। तो ये इस तरीके की बहुत मतलब जो फर्जी किस्म की फॉरेंसिक रिपोर्ट्स इंश्योरेंस, मोटर ऑडी इंश्योरेंस क्लेम में मैंने अनुभव में देखी हैं। तो ये ठीक तरीका नहीं है। हालांकि ये बात सच है कि बेईमाना इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस मोटर ऑडी इंश्योरेंस क्लेम्स में बिल्कुल है, इंश्योर्ड की तरफ से भी है, और लोग फेक क्लेम या गलत क्लेम्स लेने की कोशिश करते हैं, और इंश्योरेंस कंपनी की जिम्मेदारी है कि वो फेक क्लेम से बचे, ये अच्छी बात है। और मैं भी गलत चीज़ को बढ़ावा नहीं देता, उसके लिए उनका सही से प्रयास करना वो बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले जो अप्रूव्ड सर्वेयर अपॉइंट करते हैं उसकी भी इन्वेस्टिगेशन की ड्यूटी होती है, तो उसको भी इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए अपने क्लेम में, जो भी वो कर सकता है। लेकिन अक्सर इंश्योर्ड जो अप्रूव्ड सर्वेयर है वो इंश्योर्ड से बात करके ये तक कॉज ऑफ एक्सीडेंट के बारे में भी नहीं पूछता, सिर्फ शांत रहता है, ना कोई कम्युनिकेशन करता है। सिर्फ जो बीमा कंपनी के फॉरेंसिक एक्सपर्ट या इन्वेस्टिगेटर हैं उनके ऊपर वो अपने निर्णय को टाल देता है। तो ये अगर अप्रूव्ड सर्वेयर अपना काम ट्रांसपेरेंटली और नियमानुसार सर्वेयर रेगुलेशन जो 2015-20 है उसमें तय ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज और कोड ऑफ कंडक्ट के अनुसार करें तो बेहतर होगा, ग्राहक को बेहतर ग्राहक सेवा मिलेगी। दूसरा, बीमा कंपनी भी जो ये सो कॉल्ड इन्वेस्टिगेटर्स को लगाती है तो पहले तो उनको उनको तय करे कि वो किनको उसकी इंफॉर्मेशन दे इंश्योर्ड को, और उनके लिए कुछ ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज और कोड ऑफ कंडक्ट तय करे। कभी कभी ये लोग इंश्योर्ड से पैसे तक भी मांगने लगते हैं, तो अगर कोई इंश्योर्ड उनकी शिकायत करना चाहे तो बीमा कंपनी तक ही शिकायत कर सकता है, और बीमा कंपनी सुनेगी या नहीं सुनेगी ये भरोसा नहीं। लेकिन IRDA में चूंकि वो कोई लीगल एंटिटी नहीं है, उसकी शिकायत उतनी सुनवाई नहीं होगी सो कॉल्ड इन्वेस्टिगेटर के विरुद्ध। और जो ये इन्वेस्टिगेटर फर्म है फिर ये जिन सबलेटिंग करती हैं काम, तो वो कई बार बहुत ही लेसर क्वालिफाइड लोग इन्वेस्टिगेशन के लिए आते हैं, तो ये भी ठीक नहीं है, इनके लिए क्वालिफिकेशन भी तय करें। और सबसे मेन चीज़ है ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज, कोड ऑफ कंडक्ट तय करें, ट्रांसपेरेंसी से काम करें। हाँ ठीक है, वो जो काम करें करें बिल्कुल, और काफ़ी मामले वो सही भी पकड़ते हैं, जो गलत होते हैं मुझे क्लेम नहीं मिलना चाहिए। लेकिन अगर नियमों के अनुसार और सही तरीके से काम हो तो बेहतर है, क्योंकि उनको बीमा कंपनी काम देती है, और काम देगी तो बीमा कंपनी चाहती है कि भाई कुछ आउटपुट भी आए, तो ये लोग कुछ ज़्यादा ही इनिशिएट करने लगते हैं, और जो लोगों के जायज़ क्लेम है उनको भी कई बार अपनी अपनी शाख बढ़ाने के लिए रेपुटेशन की या नो क्लेम की दिशा में अग्रसर कर देते हैं।
या लोगों को परेशान कर देते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें, और इतना ज़्यादा टाइम लगाते हैं, अक्सर टाइम लगाते हैं। जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है, टाइम कंज्यूम। अप्रूव सर्वेयर्स आप सर्वे करने के बाद शांत होकर बैठ जाते हैं, बीमा कंपनी भी शांत होकर बैठ जाती है, और सब कुछ सो कॉल्ड इन्वेस्टिगेटर के ऊपर डाल देते हैं। और उनकी इन्वेस्टिगेशन में कई बार एक लेटर में कुछ रिक्वायरमेंट्स आएंगी, फिर कुछ आएंगी, और फिर कुछ और आएंगी जो बढ़ती जाएंगी, और जिन्हें पूरा करना कई बार इंश्योर्ड के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इन्वेस्टिगेशन एक सिर दर्द हो जाती है इंश्योर्ड के लिए, जो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि किसी आदमी की गाड़ी लगी है और मेजर लगी है तो वो परेशान है। उसके साथ सहानुभूति का व्यवहार होना चाहिए, सही तरीके से सही टाइम पे जांच बिल्कुल कर लेनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। और जो जांच का रिजल्ट आए उसके अकॉर्डिंग इंश्योरेंस कंपनी डिसीजन ले ले। अप्रूव सर्वेयर अपना काम सर्वेयर रेगुलेशन 2015-20 के अनुसार जो भी तय ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी कोड ऑफ कंडक्ट के अनुसार निष्पक्षता से और रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग और ट्रांसपेरेंसी से करें तो सब कुछ बेहतर है। और यही सब जानकारी मैंने अपने दोस्त को दी थी, और यही सब जानकारी के लिए आज का वीडियो मैसेज था। तो अब मेरे, हाँ, एक इन्फॉर्मेशन और दे दूं, मेरे एक परिचित साथी मित्र अप्रूव सर्वेयर साहब ने आईआरडीए में आरटीआई भी लगाई थी। उन्होंने ये इन्वेस्टिगेटर के बारे में यही सब पूछा था, क्या ये इंश्योरेंस एक्ट के अकॉर्डिंग है। तो और कुछ और सवाल उन्होंने 5-6 रखे थे, तो आईआरडीए से जो आरटीआई में जवाब आया था, उन्होंने लिखा था कि अप्रूव सर्वेयर रेगुलेटर के अधीन है, लेकिन ये इन्वेस्टिगेटर का कोई बीम उसके इंश्योरेंस रेगुलेटर के जानकारी में नहीं है। तो अब मैं काफ़ी जानकारी दे चुका हूँ, और इस वीडियो को विराम देते हैं, फिर आगे मिलते हैं। नमस्कार।